हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान आप सभी अपनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था पैरालिसिस क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानेंगे, पैरालिसिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के कारण की। पैरालिसिस किस किस कारण से होता है, इसके होने के कारण क्या क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों, पैरालिसिस के कारण, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट की जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बनी रहिए, जिससे आपको पैरालिसिस के कारण और पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आइए चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले फालिस या पैरालिसिस के कारण की। ये किस किस वजह से होता है। तो दोस्तों, फालिस या पैरालिसिस होने के सबसे मेन कारण में होता है एक ब्लड प्रेशर। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उन लोगों में जो हमारे दिमाग को खून की सप्लाई करने वाली नाली होती है, उस नाली के फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी क्लॉट आकर फंस जाता है। उसकी वजह से फालिस या पैरालिसिस होता है। दूसरा मेन कारण जो होता है दोस्तों, दूसरा मेन कारण होता है डायबिटीज़। जिन लोगों को शुगर होती है उन लोगों में भी हमारे दिमाग को ब्लड की सप्लाई करने वाली जो ट्यूब होती है, जो नस होती है, उस नस की भी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, उसके फैलने या सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ कोई भी क्लॉट आकर जम जाता है, रुक जाता है, जिसकी वजह से फालिस या पैरालिसिस होता है। तीसरा मेन कारण होता है दोस्तों, खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाना। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने की वजह से जो हमारे दिमाग को खून की सप्लाई करने वाली नस होती है वो कठोर हो जाती है। कठोर हो जाने की वजह से उसकी भी फैलने और सिकुड़ने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से फालिस और पैरालिसिस का खतरा होता है। दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उन लोगों में भी स्मोकिंग की वजह से या नशीले पदार्थ के सेवन की वजह से फालिस और पैरालिसिस का खतरा बना रहता है। चौथा मेन कारण होता है ओबेसिटी। जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों में फालिस या पैरालिसिस का खतरा ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से फालिस या पैरालिसिस का खतरा होता है, जिसकी वजह से फालिस या पैरालिसिस होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। फालिस या पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, फालिस पैरालिसिस के ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको एक वर्ड याद दिलाना चाहता हूँ, गोल्डन पीरियड, जो फालिस या पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बहुत ही अहम होता है। दोस्तों, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के घर में आग लग जाती है, हम उस आग को जितनी जल्दी बुझाएंगे उतना ही नुकसान कम होगा। तो इसी तरह दोस्तों, ये हम मान के चल सकते हैं कि ब्रेन में आग लग गई, अब हम इसे जितनी जल्दी बुझाएंगे उतना ही नुकसान कम होता है। तो दोस्तों, ये गोल्डन पीरियड जो होता है ये आमतौर से 4 से 4.5 घंटे का होता है। अगर इस 4 से 4.5 घंटे के बीच में पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो उतनी ही कम नुकसान ब्रेन को होता है और ब्रेन के रिकवर होने के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे मेन चीज़ होती है गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड का जो टाइम होता है 4 से 4.5 घंटे का होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं फालिस पैरालिसिस के ट्रीटमेंट की। दोस्तों, जितने भी पेशेंट हमारे पास फालिस या पैरालिसिस के आते हैं, हम उन लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट ग्रुप और दूसरा क्रोनिक ग्रुप। दोस्तों, जो पेशेंट हमारे पास फालिस होने के 7 दिन के अंदर अंदर आते हैं, हम उन्हें एक्यूट ग्रुप में रखते हैं, और जो पेशेंट फालिस होने के 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद आते हैं, हम उन्हें क्रोनिक ग्रुप में रखते हैं। क्रोनिक और एक्यूट दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम एक्यूट ग्रुप की। दोस्तों, एक्यूट ग्रुप में जो पेशेंट आते हैं, हम उन पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो उनकी दिमाग की नली में जो क्लॉट फंस गया है वो उसे तोड़ने वाली हों और उसे घोलने वाली हों, जिससे उस क्लॉट के तोड़ने या घुलने के बाद उसकी ब्लड सप्लाई ठीक हो जाए और जो ब्रेन के जिस हिस्से को खून की सप्लाई कम हो गई थी, जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज होना शुरू हो गया था, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके और प्रॉपर होने के बाद वो रिकवर होना शुरू हो, जिससे ब्रेन का वो हिस्सा रिकवर हो और उस हिस्से के बाद जो हमारे बॉडी पे जो फालिस या पैरालिसिस का असर आया है वो धीरे धीरे ठीक हो। ब्लड थिनर के बाद हम ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं जो हमारे ब्रेन को ताकत देने वाली हो, जो हमारे नर्व्स को ताकत देने वाली हो, जिससे हमारा जो ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ है
वो रिकवर हो जाए और अपना कार्य पहले की तरह अच्छी तरह से कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं क्रोनिक ग्रुप की। क्रोनिक ग्रुप में वो पेशेंट आते हैं जो फालिस पैरालिसिस होने के 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद आते हैं। दोस्तों इस तरह के पेशेंट की रिकवरी स्लो होती है, तो इस तरह के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट का जो पीरियड होता है वो एक्यूट ग्रुप के मुकाबले बड़ा होता है। तो इस तरह के पेशेंटों में ऐसी दवाएँ देते हैं जो हमारे ब्रेन को ताकत दें, जो हमारे नर्व्स को ताकत दें। ताकत देने के बाद जो हमारा ब्रेन रिकवर होता है तो फालिस या पैरालिसिस का असर जिस हिस्से पे पड़ा है वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ ब्रेन को, नर्व को ताकत देने के साथ साथ हम ऐसी दवाइयाँ भी देते हैं जो शरीर के जिस हिस्से पे फालिस या पैरालिसिस का असर पड़ा है वो भी ठीक हो। उस हिस्से की मालिश कराते हैं, उस हिस्से की मसाज कराते हैं, जिससे वो हिस्सा धीरे धीरे रिकवर होता जाए। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, हम एक्यूट ग्रुप के पेशेंट में और क्रोनिक ग्रुप के पेशेंट में फालिस या लकवे के ट्रीटमेंट के साथ साथ हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, जिससे जो ब्रेन में थक्का या क्लोड जमा है वो तो कम होता ही होता है, वो तो घुलता ही घुलता है। बाकी इसके साथ साथ बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन इस तरीके से करते हैं जो बॉडी में ऐसे कारक मौजूद होते हैं जो दोबारा से फालिस या पैरालिसिस के कारक बन सकते हैं। हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके उन कारक को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो दोबारा से फालिस या पैरालिसिस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फालिस या पैरालिसिस से बचाव। हम फालिस या पैरालिसिस से किस तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी हुई हैं जिनसे साबित हो चुका है कि अगर हम कुछ रूल फॉलो करें तो फालिस या पैरालिसिस से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। तो दोस्तों इनमें सबसे मेन चीज़ होती है हाइपरटेंशन। जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो अपनी मेडिसिन प्रॉपर लें, अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो अपनी डायबिटिक की मेडिसिन रेगुलर लेते रहें, सुबह शाम घूमने जाते रहें, अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। तो तीसरा, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखें। हेल्दी डाइट लें, सुबह शाम दोनों टाइम कम से कम आधा घंटा वर्कआउट जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट उन्हें मिलती रहे, वो लोग सुने और फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।